बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को होना है और इसके लिए प्रचार अंतिम दौर में है। अब कल सिर्फ एक दिन शेष बच गया है चुनाव प्रचार जनप्रतिनिधि जो उम्मीदवार हैं उन्हें करने के लिए। और आज धुआंधार प्रचार हो भी रहा है। तेजस्वी यादव घूम रहे हैं और जो भी उम्मीदवार हैं वो लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। मेरे साथ राकेश कुमार रोशन जो इस्लामपुर से दूसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज इनके लिए तेजस्वी यादव ने एक जनसभा की जिसमें अपार भीड़ थी। क्या कुछ फीडबैक है? काफी दिन घूमे हैं, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज तेजस्वी यादव की जो जनसभा थी बहुत ही अपार भीड़ हमने देखी और काफी गदगद दिखे तेजस्वी यादव। कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है, सवाल है बिहार के विकास, मान और सम्मान की लड़ाई का। हम लोग बिहार के अंदर जो बिहार की मूलभूत समस्याएं हैं, बिहार में बेरोजगारी कैसे दूर हो, बिहार के अंदर पलायन कैसे रुके, बिहार के अंदर जो बढ़ते हुए अपराध हैं उस पर रोक कैसे लगाया जाए, विधि व्यवस्था की समस्या में सुधार कैसे हो, बिहार के अंदर औद्योगिकरण का विस्तार कैसे हो, बिहार को कैसे आईटी सेक्टर का हब बनाया जाए, बिहार के अंदर निजी सेक्टर में लोगों को रोजगार का अवसर किस रूप में प्रदान किया जाए, बिहार की जो कृषि है इसको हम उद्योग पर किस तरह से आधारित करें जिससे कि यहाँ के लोगों को जीविका का विकास हो। तो हम मुद्दों की बात कर रहे हैं और मुद्दों के साथ जो बिहार में 20 साल जिनकी सरकार रही, इन लोगों ने कभी भी बिहार के विकास का विजन का बात नहीं किया। ये लोग सिर्फ नली और गली और सड़क निर्माण को बिहार का विकास कहते हैं। ये तो विकास का एक बुनियादी ढांचा है और इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्रोवाइड किए बिहार को। इसमें केंद्र सरकार से लेके बिहार सरकार का सहयोग रहा और यूपीए गठबंधन का भी सहयोग रहा। इसलिए इसको यदि कोई उपलब्धि के रूप में बिहार में गिनाते हैं तो ये कोई उपलब्धि बिहार के विकास का नहीं है। मैंने जिन मुद्दों को बताया उन मुद्दों को लेकर के हमारे नेता बिहार के अंदर लोगों के बीच एक विजन देने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने 20 साल देखा, हमको भी 5 साल देखिए। 5 साल में यदि हम बिहार में जो मुद्दों को लेकर आए हैं, यदि वो उन मुद्दों की पूर्ति नहीं होगी तो फिर जनता निर्णय लेगी। इसलिए आज सार्वजनिक मंच से हमारे नेता ने कहा कि 20 वर्ष में जितना एनडीए के लोगों ने नहीं किया, मैं वो 20 महीना में करके दिखाऊंगा यदि आप हमें ताकत देते हैं। तो आज जनता का झुकाव है कि बिहार में परिवर्तन हो और परिवर्तन का सबसे बड़ा नायक नौजवान है, क्योंकि नौजवानों के सामने आज रोजी रोजगार की समस्या है। हमारे नेता ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हर घर के एक एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। ये नौकरी किसको मिलेगा? दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, जिनके बीच विकास की रूपरेखा नहीं पहुंच पाई है। तो लोगों के मन में जो एक विश्वास पैदा हुआ है कि तेजस्वी बिहार से रोजगार को दूर कर सकता है, लोगों को सम्मान दे सकता है और जन समस्याओं का निष्पादन करके एक बेहतर बिहार बना सकता है। इसलिए आज जनता का अपार भीड़ तेजस्वी यादव की सभा में थी और तेजस्वी जी की सभा में न सिर्फ इस्लामपुर में, आप लोग देख रहे होंगे पूरे बिहार में एक व्यक्ति के खिलाफ 20 हेलीकॉप्टर चल रहा बिहार में और तेजस्वी यादव अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं। इसलिए ये लोग तो चुनाव हार चुके हैं और ये लोगों के पास न कोई मुद्दा है न कोई विजन है, सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवे बिहार में या मुख्यमंत्री जी जो बातें कहते हैं मंचों से, कभी भी किसी मुद्दों की बात नहीं करते। कभी कहते हैं जंगल राज, कभी कुछ पुरानी बातों को बतला करके लोगों के बीच भ्रम पैदा करके, भय का वातावरण पैदा करके वोट लेना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं जिस तरीके से नीतीश कुमार हर सभा में जाते थे एक लाइन जरूर दोहराते हैं कि आपको याद है ना वो पुराने दिन। और वो ये भी बोलते हैं कि हम गड़बड़ थे, गड़बड़ आदमी के साथ चले गए थे, अब हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। और 17 महीने को वो कोट करते हैं कि हमारे वजह से ही सब कुछ वो हुआ और उसको ये श्रेय ले रहे हैं। देखिए, आप आंकड़ों को उठा करके देखिए, 2005 से 2020 तक एनडीए की सरकार थी। उन दिनों में बिहार में कितने रोजी रोजगार के अवसर का सृजन हुआ?
और 2020 से 25 तक कितने रोजगार का सृजन हुआ। आप दोनों आंकड़ों को यदि मिलाएंगे तो बिहार के अंदर 2005 से 25 तक जितनी सरकारी नौकरियां मिली उतनी नौकरियां 2005 से 20 तक नहीं मिला था। तो आज जिन बातों को वो कहते हैं उन बातों को उनको बतलाना पड़ेगा ना कि बिहार के लिए हम यदि 17 महीना में हमने उपलब्धि कर दिया। तो मैं दो बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। पहली बात, 2020 में महागठबंधन का यही नारा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को हम रोजगार देने का काम करेंगे, और इसी नारा के साथ हम लोग मैदान में आए थे। हमारे नेता लगातार इस बात का घोषणा कर रहे थे, लेकिन यही विपक्ष के जो लोग हैं इन लोगों ने बिहार में कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, पैसा कहाँ से लाएंगे, बाबूजी जो जेल के अंदर बंद है वहां से पैसा लाएंगे क्या। और इसी नीतीश कुमार की सरकार में जब बीजेपी के लोगों ने इनके दल को तोड़ने का कोशिश किया और इनको अपमानित करने का कोशिश किया, तो एक समाजवादी पृष्ठभूमि को बचाने के लिए हम लोगों ने अपना त्याग और बलिदान दे करके हमारी 78 विधायक रहते हुए हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को समर्थन किया और बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने दिया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही बात उनसे आश्वासन मांगा था कि आप हमारे सहयोग से सरकार चला रहे हैं तो हम जिन मुद्दों की बात किए थे उन मुद्दों को लागू होना चाहिए। और 17 महीने में तेजस्वी यादव ने एक विजन दिया बिहार को, और वही मुख्यमंत्री जो कहते थे पैसा कहाँ से लाएगा, उनके ही कलम से 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। तो हमारे विजन के हिसाब से मुख्यमंत्री जी को चलना पड़ा और हमने जो दिशा दिखाया उसके पीछे चल रहे हैं। अब श्रेय लेने का हो सकता है, लेकिन मैं आपसे तो यही बात कर रहा हूं कि 2005 से 2020 तक का जो बिहार था उसको भी आप देखिए, और 2020 से 25 का जो बिहार जिसमें 17 महीना हमारा है, हमारी जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को भी देखिए, तब आप निर्णय लीजिए कि बिहार के अंदर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। नौकरी की बात को फोकस करते हैं आप भी और वो भी करते हैं। आप बोल रहे हैं कि हम 17 महीने में नौकरी, वो कहते हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार अब देंगे, तो लगता है कि भरोसे लायक बात है वो 1 करोड़ दे पाएंगे? भाई साहब, यही लोग है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी कहे थे कि 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार दे, और अंत में वही प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकौड़ा बेचने का भी रोजगार दे रहे हैं तो उसको रोजगार ही माना जाएगा। तो अब रोजगार का परिभाषा क्या है इसको तय करना होगा कि रोजगार मिलेगा कहाँ से। बिहार में 1 करोड़ लोगों को आप रोजगार की जो बात कर रहे हैं, जब तक बिहार के अंदर पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं होगा, बिहार में एग्रीकल्चर के आधार पर इंडस्ट्री नहीं बैठेगी, बिहार के अंदर आईटी हब नहीं बनेगा, बिहार के अंदर जो एजुकेशन का सेंटर है उसमें सुधार नहीं होगा, बिहार के अंदर जो बिहार की मूलभूत समस्या है पलायन का उसको नहीं रोका जाएगा, तब तक फिर रोजी रोजगार की बात कहाँ से किया जाएगा। रोजी रोजगार के पहले इन मुद्दों को समाधान करना होगा, तब उनकी बात को कोई विश्वास कर सकता है। इसलिए किस आधार पर इनकी बात कहा जाए भाई विश्वास के लायक। यही प्रधानमंत्री जी कहे थे बिहार में आके कि नीतीश कुमार जी ने 32 घोटाला किया, हमने नहीं गिनाने का काम किया सार्वजनिक रूप से कि 32 घोटाले हुए जब उनसे अलग थे तो, और उन घोटालों की चर्चा आज प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे। आज बिहार में उनको चर्चा करना चाहिए था कि उन घोटालों को हमने उठाया तो उसका क्या निदान हुआ। तो उनकी विश्वसनीयता तो कहीं है ही नहीं। अब नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता क्या कहा जाए, जो व्यक्ति कहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा में नहीं जाएंगे, तो कोई ऐसा दल नहीं था जिसके साथ जाकर के इन्होंने सरकार नहीं बनाया। तो इन्होंने तो सिर्फ अपना कुर्सी बचाने का काम किया, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो है नीतीश कुमार जी को शिखंडी की तरह बिहार के राजनीति में सामाजिक पृष्ठभूमि में जो हम लोगों का सामाजिक समीकरण था उसको तोड़ने की कोशिश की गई। इनको आगे ला करके जो लालू यादव ने सामाजिक न्याय का नारा दिया था, जो दलित पिछड़ा गरीब सबको सम्मान और अधिकार की बात किया था, उसमें नीतीश कुमार को इन लोगों ने उनसे अलग करके
उस जो हमारी सामाजिक न्याय की सोच थी उस पर चोट पहुंचाया। इसलिए इतिहास नीतीश कुमार जी को माफ नहीं करेगा। पिछड़ा दलित इतिहास का जो अधिकार कुचला गया है, उसके लिए यदि कोई दोषी है तो नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि इन्होंने सामंतियों के साथ हाथ मिला के, भाजपाइयों के साथ हाथ मिला करके बिहार के गरीबों, दलितों, पिछड़ों के हक और अधिकार को कुचलने का काम किया। अच्छा, अब इस्लामपुर पे एक सवाल लेते हैं। इस्लामपुर में जो स्थिति रही है, सामने उम्मीदवार चेंज हो रहा है, डर से, आपके डर से, आपकी मजबूत स्थिति की वजह से क्या इसलिए को उम्मीदवार बदलना पड़ रहा है? देखिए, मैं तो सबसे पहली बात ये कहता हूं कि राजनीति में वसूलों और नीतियों की लड़ाई है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई है नहीं। और हर दल में समर्पित कार्यकर्ता होता है, वो अपने दल के लिए काम करता है और दल के लिए वो 5 साल अपना समय देता है, अपना बाल बच्चा परिवार को छोड़ के। क्या अपेक्षा रखता है वो कि हमको भी समय पर मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा? तो इस्लामपुर में नीतीश कुमार जी जिस व्यक्ति को टिकट देने का काम किए, वो व्यक्ति को कहीं कोई राजनीतिक गतिविधि ही नहीं रहा इस्लामपुर में। न वो राजनीतिक इस्लामपुर का भौगोलिक बनावट जानते हैं, न इस्लामपुर के लोगों को पहचानते हैं, न इस्लामपुर की जन समस्या को समझ सकते हैं। तो ये लड़ाई कोई राजनीतिक बनाम राजनीतिक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक व्यापारी बनाम एक तरफ मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, उसकी लड़ाई है। क्योंकि हमारे पास कोई इस्लामपुर का कोई ऐसा गांव, कस्बा, टोला जिसको मैं नहीं जानता हूं। कोई ऐसे लोग जो सम्मानित लोग हैं या और भी जो लोग हमसे किसी को मिलने जुलने में किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं है। हम सर्व सुलभ और सबको मैं पहचानने और जानने वाला हूँ। तो एक व्यक्ति यदि इस्लामपुर की जनता उसको मैंडेट देगी भी, तो चंद मुट्ठी भर लोगों के वो विधायक बन जाएंगे। और इन लोग जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, ये उनका उनका इस्तेमाल निजी स्वार्थ में करें। और मैं विधायक बनता हूं तो मैं जनता का विधायक रहूंगा और जनता की समस्याओं का निष्पादन करूंगा। इस बात की लड़ाई है। इसलिए नीतीश कुमार जी जिनको भी उम्मीदवार बनाए हैं, मैं उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं का इस्लामपुर में अपमान हुआ है। और राजनीति में जब कार्यकर्ता अपमानित होगा तो समझ सकते हैं कि फिर वो व्यक्ति जो भी चुनाव लड़ रहा है कार्यकर्ता के बल पर लड़ रहा है, तो उसके जब कार्यकर्ता अपमानित होंगे तो निश्चित रूप से उनको नुकसान होगा। और हम तो कहते हैं कि हम तमाम जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय के लोगों को जोड़ के चले। जितने लोग हैं सबको, सबका सम्मान, सबका विकास का बात किया है और हमारे नेता भी यही काम करते हैं। लेकिन इन लोग इस बात को करने का काम इस्लामपुर और नालंदा में नहीं करते। आप देख लीजिए, जदयू का जो उम्मीदवार है 5 सीट लड़ रहे हैं, एक जाति विशेष के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। लेकिन हमारा इंडिया महागठबंधन में 7 सीट है नालंदा का। हम अस्थामा से बुनियाद जाति को चुनाव लड़ा रहे हैं। हम बिहार शरीफ से एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। राजगीर से, क्योंकि वो अनुसूचित जाति का क्षेत्र है, अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हैं। फिर हमारे हरनौत से बिंद समाज के लोग हैं। नालंदा से हमने कुर्मी को सम्मान देने का काम किया है और हमारे उम्मीदवार जो है महागठबंधन की कुर्मी जाति से आते हैं। हम लोग तो सिर्फ तिलसा और इस्लामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो सारा चीज पब्लिक डोमेन में है। कौन किसको सम्मान दे रहा है, कौन किसको, सबका साथ सबका विकास का बात कर रहा है। इसलिए ये सारी चीजों पर हम समझते हैं कि इस्लामपुर की जनता सारी बातों को भली भांति समझ रही है और यहाँ पे अब कोई लड़ाई है ही नहीं। एनडीए के लोग जो हैं वो अपने को पराजित मान चुके हैं। कारण ये है कि उम्मीदवार जो है उनको कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। उनका इस्तेमाल लोग कर रहा है, कहीं वो तो एक मूर्ति की तरह खड़ा है, कभी इधर हाथ जोड़ दो, उधर हाथ जोड़ दो, उसको ये करो। तो जो चुनाव लड़ नहीं पाएगा, जो एक रणनीतिकार नहीं होगा,
जो लोगों को नहीं जानेगा, जो इस्लामपुर के भौगोलिक बनावट को नहीं जानेगा, चुनाव क्या लड़ सकता है। इसलिए मैं तो उम्मीदवार हूँ, ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। और इसका आप फायदा मिलेगा, आप आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, मार्जिन बढ़ेगा। देखिए, मैं तो कहा कि एनडीए के लोगों ने अपना पराजय स्वीकार कर लिया है यहाँ, और मैं जो हूँ यहाँ पे मार्जिन बढ़ाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। हम शुरू से कहे हैं कि हमारी लड़ाई इस्लामपुर के मान सम्मान और विकास की लड़ाई है, और मैं पहला ऐसा विधायक हुआ जिसने अपने 5 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड पेश किया अपने काम का पब्लिक डोमेन में। हम बराबर कहते रहे लाइव होकर के प्रतिदिन कि इस रिपोर्ट कार्ड पर डिबेट किया जाए, लेकिन कोई डिबेट करने को तैयार नहीं। इसी कोई बोल देता है झूठ का पुलिंदा है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। तो भाई, इस तरह से राजनीति नहीं चलती है ना। हमने तो पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया, आप उस पर बहस कीजिए, मुआवजा कीजिए। एक अपील हमने ये किया था। दूसरी बात कहा था कि जनता की अदालत है, जनता से वोट लेना है। आप एनडीए के उम्मीदवार को भी बुलाइए और हमको भी बुलाइए, और जन अदालत में डिबेट कराइए मुद्दों पर कि इस्लामपुर का विकास का उनका क्या विजन है और मेरा क्या इस्लामपुर के विकास का विजन है। उस पर चर्चा कीजिए, जनता निर्णय ले। क्योंकि अब लोकतंत्र, अब वो जाति विशेष पर आधारित लोकतंत्र अब नहीं रहा। सब लोग अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए भूखा हुआ है, और सब लोग चाहता है कि हम जिसको वोट दें उससे जुड़ाव हो, उससे सीधा हमारा संपर्क रहे। हर आदमी 2 रोटी खा लेता है कमा के, लेकिन यदि उसके सम्मान पर ठेस पहुंचेगा तो वो आदमी को लगता है कि ये सारा जिंदगी का कमाई मेरा बर्बाद हो। इसलिए सम्मान कौन देगा? जो सम्मान लोगों को जानेगा वही ना दे सकता है। तो इस बात की लड़ाई है इस्लामपुर में। इसलिए मैं ज्यादा आपको वक्त न देते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय के लोग हमें पुनः एक बार इस्लामपुर से विधानसभा का प्रतिनिधि चुने। और मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि यदि बिहार में हमारी सरकार बनेगी और मैं यहाँ से विधायक होगा, तो अगले 5 वर्ष में इस्लामपुर का स्वरूप बिल्कुल ही बदला दिखाई पड़ेगा, और एक बेहतर विकसित इस्लामपुर बनाने का जो संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे। क्योंकि हमारी सोच है कि इस्लामपुर में अनुमंडल बने, इस्लामपुर के अंदर आईटीआई का कॉलेज खुले, इस्लामपुर में बीटेक कॉलेज खुले, इस्लामपुर में डिग्री कॉलेज खुले, इस्लामपुर के अंदर महिला महाविद्यालय हो, इस्लामपुर के अंदर सिंचाई की व्यवस्था के लिए जो फल्गु नदी से मिला करके पैमार नदी से जुड़ाव करके जो पैमार सिंचाई योजना से पूरे कैनाल को पानी देने का जो प्रोजेक्ट था, जिसको माननीय नीतीश कुमार जी के सामने हमने रखा था, उसका भी क्रियान्वयन नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। अभी सुहास हाई स्कूल हमारा एक धरोहर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा किया था कि स्कूल में स्टेडियम का निर्माण कराएंगे, लेकिन आज तक स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ। फिर एकंगर सराय में तिल्हाड़ा को प्रखंड बनाना, तिल्हाड़ा महोत्सव जिसका एक ऐतिहासिक महत्व है, लगातार हम विधानसभा के फोरम पर उठाते रहे कि तिल्हाड़ा महोत्सव का स्वीकृति दिया जाए, जिससे कि वहां की सांस्कृतिक धरोहर को बचाया जा सके। लेकिन इन लोग उस महोत्सव का स्वीकृति भी नहीं दिए। तो तिल्हाड़ा महोत्सव की स्वीकृति, तिल्हाड़ा में जो एकंगर सराय में जो 22-23 नदी है, उस नदी का जीर्णोद्धार उसका जीर्णोद्धार और फल्गु नदी के किनारे पक्का तटबंध का निर्माण, ये सारी चीजें इस्लामपुर के विकास के लिए जरूरी है। साथ में हमारे यहाँ काफी जमीन जो है, सरकारी जमीन बंजर पड़ा हुआ है, वहां उद्योग धंधों का विस्तार करना, यही मेरी सोच है।
और इसी सोच के साथ मैं चुनाव में हूँ कि आगे आप मौका देंगे तो मैं इन कामों को पूरा करने का काम करूँ। बहुत मान बहुत सम्मान, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान और जो विकास के जो काम जो किए हैं विधायक के आधार पे ये वोट मांगा है, और इन्हें उम्मीद है कि जो उम्मीदवार सामने हैं और जिस तरीके से इनके पास काबिलियत है, जो काम किए हैं उसी के आधार पे इन्हें जनता एक बार फिर मौका देगी। ये चर्चा आपको कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।